गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। एक बार बताएंगे मुस्कान जी, अंकुश जी, अर्पिता जी, अभिषेक जी की क्लास चल रही है, शुरू हो गई है। एक बार बताना मुझे थोड़ा आवाज वगैरह का कोई इशू तो नहीं आ रहा आप लोगों को? जी बताएं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा कि आप लोग को कोई इशू तो नहीं आ रहा, आवाज वगैरह का कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। बताएंगे फटाफट से और फिर क्लास को शुरू करते हैं। मुस्कान जी देखिए एक बार, गोदान का ये आई थिंक पार्ट 6 है, भाग 6 है, भाग 6 है और आज है तारीख 6 जुलाई 22। ठीक है, तो करें आप फटाफट से इस क्लास को थोड़ा सा तेजी से। कल हमने जितनी चीजें पढ़ी थी वो मेरे हिसाब से समझ में आई होंगी, आप लोगों को वो समझ में आई होंगी। क्लास बीच में बंद हो गई थी, है ना, नेटवर्क दिक्कत आ रही है। जो नया एप्लीकेशन आया है इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी, है ना। जब तक ठीक नहीं हो रही है तब तक आप थोड़ा सा इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। नए पुराने जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, ऑनलाइन पहली क्लास है द्विवेदी जी की, बहुत बढ़िया, नो इश्यू, सब क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो भाई, हम गोदान पढ़ रहे हैं। गोदान पर कई तरीके के आक्षेप लगाए जाते हैं, आक्षेप नहीं आप कह सकते हैं, सिर्फ प्रश्न पे किस तरीके के पूछे गए आज तक कि यथार्थवादी उपन्यास लिख दोगे। अगर यथार्थवादी की बात होगी तो यथार्थवादी की बात होगी तो लिख दोगे काफी हद तक। कई बार पूछा गया है कि यह एक जो है ये उपन्यास जो है एक प्रकार का, इस पर मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिलता है, वो भी चीजें पढ़ेंगे। कई जगह आप देखोगे कि ये पूरे के पूरे समस्त भारत का प्रतिनिधित्व करता है। कई जगह आप पढ़ोगे कि ये होरी जो है, होरी समस्त भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। कई जगह आप पढ़ोगे कि ये राष्ट्र व्यापक उपन्यास है। कई जगह आप पढ़ोगे कि ये महाकाव्यात्मक उपन्यास है, इसकी महाकाव्यात्मकता पर चर्चा करें या प्रकाश डालें। इस तरीके की कई सारी चीजें आप इस उपन्यास में पढ़ सकेंगे, ठीक है। कितना टाइम में अंकुश जी? अभी तो लगेगा, समय लगेगा। मेरा पूरा मतलब ये रहेगा एफर्ट कि सितंबर तक ऐप वगैरह सही से चलता रहे, हम सितंबर तक इसको करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जो चीजें कल मैंने आपको बताई थी वो मेरे हिसाब से समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही हैं तो उसको थोड़ा सा ऐसे दिखाते हुए चलें। हम पढ़ रहे थे गोदान में यथार्थवाद। क्या पढ़ रहे थे कि जो गोदान है उसमें यथार्थवाद की चर्चा हमने करी थी। आपको कोटेशन कहाँ डालनी है, लाइनें कहाँ डालनी है, जैसे ही आप किसी बात को सिद्ध करना चाहते हैं वहां पर ही आप उस लाइन को डाल देंगे। प्रेमचंद ने अगर हम बात करें तो हर एक रचना में, उनकी चाहे जितनी भी रचनाएं हैं सभी में यथार्थवाद को उभारा है, ठीक है। प्रेमचंद के द्वारा, इसमें आप लिख सकते हैं, प्रेमचंद के द्वारा रची गई प्रत्येक रचना में रची गई प्रत्येक रचना में यथार्थवाद को दिखाया गया है। रचना में यथार्थवाद को उभारा गया है, परंतु जैसे ही रचना का अंत होने आता था, या तो रचना में उस कलाकार का प्रेमचंद हृदय परिवर्तन कर देते थे या फिर उसके ऊपर आदर्शवाद को थोप देते थे, ठीक है। उभारा गया है, परंतु रचनाओं के अंत आते प्रेमचंद हृदय परिवर्तन या आदर्शवाद के पुट से रचना का अंत करते थे, रचना का अंत करते हैं। परंतु अपने लेखन की परिपक्वता के आते 1936 में ये पूरी तरीके से मैच्योरिटी भरी, हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली रचना इमेच्योर थी, पर यहाँ ये इनके लेखन का एक चरम था 1936। दैट इज हिज फाइनल, जो आप कहेंगे लास्ट, जो फुल रिटन नोवेल है प्रेमचंद का 1936 में, जो 34 में लिखा और 36 में प्रकाशित हुआ गोदान, वो उनका सबसे अंतिम उपन्यास है।
और माना यह जाता है कि मंगलसूत्र भी उन्होंने लिखना शुरू करा था, बाद में वो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, हालांकि उसे बाद में पूरा किया गया। आप बताएं किसके द्वारा, आप बताएं किसके द्वारा। हाँ मुस्कान जी, आपकी कॉपी आ चुकी है, उसे चेक करेंगे अभी, है ना, समय दीजिए। आते आते परिपक्वता, आते आते अपने लेखन की परिपक्वता के आते आते गोदान तक, देख लीजिए, गोदान तक, गोदान तक प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोह भंग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मोह भंग दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि यहां पर उन्होंने ये कहा कि भाई, हालांकि फिर भी आलोचना होती है प्रेमचंद जी की, कहा जाता है कि वो सिर्फ समस्याओं पर बात करते हैं, कभी भी उसका कोई समाधान नहीं करते, ऐसा कहा जाता है प्रेमचंद के बारे में। परंतु गोदान को अगर हम देखें तो काफी हद तक उसमें यथार्थ का नग्न चित्रण किया गया है। होरी मरते मरते भी कहता है कि ये जो मेरी कमाई के पैसे हैं या जो यहाँ से कमाया है वह अब मेरे अंतिम क्रियाक्रम में ही काम आएगा। वहीं पर धनिया कहती है कि घर में ना बचिया है ना गाय है, ये 20 आने पैसे हैं, सुबह सूत काट करके लाए गए थे, इन्हीं से गोदान कर लीजिए, इन्हीं से क्या कर लीजिए, गोदान कर लीजिए। राइट, चलिए जी, ये चीजें हो गई, यहाँ पर ये चीजें हो गई आप लोगों की। आगे लिखेंगे इसमें कि हाँ बिल्कुल, किनके द्वारा बबली जी लिखा गया है उसको, अमृत राय के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, यहां बिल्कुल उनका नग्न ये चीजें दिखाई देने लगती हैं। ओके, और आगे लिखे, लिखें प्रेमाश्रम में भी, एक प्रेमाश्रम इनका जो है उपन्यास है, प्रेमाश्रम है, सेवा सदन है, वहां पर एक कैरेक्टर है मनोहर। मनोहर में भी वही प्रवृत्तियां हैं जो गोबर में, परंतु गोबर कौन है समझ रहे ना, होरिका और धनिया का बेटा है गोबर। गोबर एक क्रांतिकारी विचारधारा का पुरुष है जो अब विश्वास करता है कि कोई जाति, प्रथा, धर्म, गरीब, अमीर, कोई ईश्वर के यहां से बनकर नहीं आता है। अगर कोई बनता है तो इसी पृथ्वी पर बनता है। और ये जो पंडे पुजारी ये इतना धर्म भजन ये इसलिए गा रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो पाप कमाई इकट्ठी हो गई है उससे बचाव के लिए, कि उसका बुरा दंड हमें ना मिले। गोबर कहता है कि भूखे पेट रह करके भजन करे तो मैं जानू, भूखे पेट रह करके भजन करे तो मैं जानू, ठीक है जी। चलिए आकांक्षा, यू आर न्यू स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम बच्चे। यहाँ पर जिन छात्रों को अभी तक मेरा मेल आईडी नहीं पता है प्लीज नोट डाउन, monica.example@gmail.com, प्लीज नोट डाउन। यही है ना भाई, पुराने वाले बता देंगे, है ना, हाँ यही होना चाहिए। ये आप मुझे इस पर मेल करें, ऑफिशियल मेल आईडी है ये मेरी, है ना। चलिए, तो यहाँ पर गोबर वो जो किसानों की समस्या प्रेमाश्रम में दिखाई गई है, लिखेंगे इसे। आप इस तरीके के रेफरेंसेस दे सकते हैं ताकि वहां पर जो एग्जामिनर है उनको लगे कि हाँ वास्तव में प्रेमचंद को समझने के लिए आपने उनकी अन्य रचनाओं का भी पठन पाठन किया है। और प्रेमचंद कोई एक ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं है कि खाली गोदान को पढ़ करके आप उनकी लेखन क्षमता का विस्तार को जान सकें। प्रेमाश्रम उपन्यास में भी किसानों की समस्या को प्रेमचंद दिखाते हैं, प्रेमचंद के द्वारा दिखाया गया। और मनोहर जो चरित्र है वह गोबर की तरह रचा इन्होंने, गोबर। प्रेमाश्रम में भी किसानों की समस्या को प्रेमचंद के द्वारा दिखाया गया है। और गोदान के क्रांतिकारी आधुनिक पुरुष गोबर जैसे चेतना का विस्तार
प्रेमाश्रम के जैसे कोई उपन्यास वगैरह लिखा, उसे एक कोट्स में बंद कर दिया, लिखने का तरीका, ठीक है। अगले हफ्ते तक हम प्रश्न पर लिखने का भी अभ्यास करेंगे, ठीक है। मैं इसीलिए कोई चीज समझाती हूँ तो पहले मैं बोल देती हूँ ओरली और फिर उसे लिखवा देती हूँ, ताकि आपके पास शब्दावली बनी रहे, ठीक है। तो प्रेमाश्रम, जब आप कोई नॉवेल लिखे, जब आप कोई रचना लिखे, तो उसको डबल कोट्स के अंदर एटलीस्ट कर दो या फिर अंडरलाइन कर दो, ताकि वो अलग से हाईलाइट हो, क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं होता कि आप वहां पर लाल काले पेन लेकर के जाएंगे और काले से उसे लिखा और नीले से उसे, टाइम भी नहीं होता है, जो पेन पकड़ा उसी से घसीट देते हो सारा पेपर, ठीक है। मैं रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है। आपका भाई, आपके पास समय हो तो खूब सारे पेन लेकर के जाना है ना, और अलग अलग पेनों से लिखना। चेतना का विस्तार प्रेमाश्रम के मनोहर में, प्रेमाश्रम के मनोहर में देखा जा सकता है ना। यानी कि प्रेम, जो प्रेमाश्रम है उसमें क्या है, उसमें किसानों का शोषण, जमींदारों के द्वारा उनको कर्जा, उस पर सूदखोरी, उस पर 50 तरीके के उनको जो है टैक्सेशन, ये सब उनके ऊपर भी लगाए गए हैं, ठीक है जी। ये सब उनके ऊपर भी लगाए। आकांक्षा बच्चे उसे पढ़ लो, गोदान को, ठीक है, उसको पढ़ लो। समझ आई बात बच्चे? ठीक है। तो मनोहर में देखा जा सकता है, मनोहर, या ऐसा लिखिए कि क्रांतिकारी जो आधुनिक पुरुष है गोबर, उसके जैसी चेतना का विस्तार प्रेमाश्रम के मनोहर में देखा जा सकता है। मनोहर में शोषकों के प्रति विद्रोह की भावना है, जिसे उपन्यास के अंत में हृदय परिवर्तन करके, हृदय परिवर्तन के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। हृदय परिवर्तन हो जाता है और एकदम से काम बन जाता है, ठीक भाई। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उपन्यास वगैरह, वो पहले उपन्यास भी पढ़ ले, है ना, साथ साथ में पढ़ते रहे, कोई 2-3 दिन लगेंगे, बढ़िया से पढ़ ले, है ना, बढ़िया से पढ़ ले, अच्छे तरीके से, कोई ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा वहां पर, है ना। चलिए जी, ये पढ़ लिया, ये लिख लिया, लिखे इनसे। जेल पेन मत यूज करना द्विवेदी जी, जेल पेन मत यूज करना, बॉल पेन यूज करना, ठीक है। एक पेन पहले ही पकड़ के चलो, देखो छोटी छोटी सी बातें होती है। एक ना पेन पकड़ लो पहले ही, ठीक है, एक पेन पकड़ो पहले ही। जैसे किसी को रोटियों का पसंद है, किसी का पसंद है, किसी को जो है फाइन ग्रिप का पसंद है, उस पेन की ग्रिप अभी से बनाते चलो, कोई दूसरा पेन यूज मत करना, है ना, अभी। तो उससे क्या होगा, आपकी जो फ्लुएंसी है लिखने की, वो एग्जाम में लिखी जाएगी उससे, ठीक है। ऐसे आप कॉमन यूज के लिए कोई और पेन भी यूज कर सकते हो, बट एक पेन ऐसा पकड़ो आप जो आपके हाथ में बैठ जाए, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। हाथ में बैठने वाली बात होती है ना, मेरे तो हाथ में 1-2 ही पेन बैठे हुए, ज्यादा पेन मैं नहीं बैठा सकती हूँ अपने हाथ में, ठीक है। ऐसे ग्रिप ही नहीं पकड़ी जाती, अजीब सा लगने लगता है। तो अभी से उसका प्रैक्टिस करो। देखो हर चीज हर दिन करोगे आप, है ना, समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, हर चीज हर दिन करोगे। यहाँ पर क्या है, ये जो प्रेमाश्रम है, आपको लिखना नहीं है, ऐसे बता दी कुछ, क्योंकि कुछ बच्चे नए भी हमारे साथ हैं, जो पुराने हैं उनको पता होगा। यहाँ पर ये जो प्रेमाश्रम है, मार्कर, प्रेमाश्रम देख लीजिए, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा। प्रेमाश्रम
प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम ये 1920 की रचना है एक्चुअली, 1920 प्रेमचंद जी ने लिखा है इसको, सब प्रेम ही प्रेम है, ठीक है। प्रेमचंद जी ने 1920, और ये 1920 कौन सा काल है, 1919 में यहाँ आंदोलन चल रहे हैं, है ना। और ये कौन सा काल है, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में है और ब्रिटिश जो है भारतीय किसानों पर, भारतीय किसानों पर या का शोषण कर रहे हैं, ठीक है। और ये शोषण, क्योंकि किसानों के पास जमीनें तो हैं, कुछ के पास है ही नहीं, किसानों की जमीन, उन पर इन्होंने 50 तरीके के शुल्क लगा रखे हैं, ठीक है। उन्हें कहते हैं तुम नील की खेती, तंबाकू की खेती, यानी कि जो व्यापारिक खेती है या व्यावसायिक खेती है, उस खेती को कराना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। और जो फूड ग्रेन है उसको ये लोग नहीं उपजवाना चाहते। अब उससे हो क्या गया है यहाँ पर, उससे यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या है, व्यापारिक खेती के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो भूखमरी आ रही है, ठीक है। यानी कि हर तरीके से किसानों का अत्याचार है। और कई बार आपको बताया जा चुका है कि जो चीज समाज में होती है, जो चीज समाज में घट रही होती है, उसी का रिफ्लेक्शन कहाँ पर है, उसी का रिफ्लेक्शन है साहित्य में। तो आप मुझे बताएं इस समय कौन सा साहित्य लिखा जाएगा। तो प्रेमाश्रम किस समय पर लिखा जा रहा है, आपको मैंने बताया 1920 में। और इसमें एक कैरेक्टर है प्रेमाशंकर जो है उच्च कुल से है और अमीर है काफी, है ना, उच्च कुल से है और अमीर है। तो यहाँ पर इस प्रेमाशंकर को दिखाया गया है कि इसने यहाँ पर क्या किया है, अपने आर्थिक हितों को छोड़ करके, अपने आर्थिक हितों को छोड़ते हुए समाज के आर्थिक हितों को वरीयता दी है, आर्थिक हितों को वरीयता दी है। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि प्रेमाश्रम एक प्रकार से यहाँ पर जो सोल्यूशन दिया, जो समाधान दिया अत्याचार से बचाने, वो काफी काल्पनिक लगता है ना, वो काफी क्या लगता है, काल्पनिक लगता है। और काल्पनिक इसलिए लगता है क्योंकि वो आदर्शवाद पर आधारित है। किस पर, आदर्शवाद पर आधारित है, जो काफी हमें काल्पनिक लगता है, वो काफी हमें काल्पनिक लगता है, ठीक है। समझ नहीं आता कि कोटेशन कौन सी और कहां पर, अभी बताऊंगी रूबी, अभी बताऊंगी बच्चे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें पता चल गई कि क्या प्रेमाश्रम है। इसी तरीके से अगर आप कंपैरेटिवली देखिए, पढ़ाई क्या होती है आप लोगों की, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर बीच बीच में हम ऐसे में बातें कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके के आपके फेज होते हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और यहाँ ये जब तीनों क्लियर हो जाते हैं तब आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। ये चीजें सभी को क्लियर है। अगर आप इसमें बात करें तो इसकी जो बातें होती हैं वो होती हैं OMR शीट पे, है ना, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है। पर ऐसा नहीं कि आप वन लाइनर पढ़ के प्रीलिम्स देने जाओगे, चाहे स्टेट का दो चाहे यूपीएससी का दो, जो भी आपका है मार्क्स 200 जितना भी नंबर है, जो ये वाला नंबर है आपका जीएस का, इस जीएस के नंबर पे आपकी कट ऑफ लगती है ना। वो तो सीसैट है तो क्वालिफाइंग हुआ, क्वालिफाई करना भी आजकल बहुत एकदम लाले से पड़ गए हैं, कतई नहीं। तो यहाँ पर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज की जरूरत होती है। और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज का मतलब होता है कि आप जब जो पढ़ो उसको आपने जैसे पढ़ा उसके पीछे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो यानी कि जब मैं आपको ये पन्ना पढ़ा रही हूँ, जब मैं आपको ये प्रेमाश्रम बता रही हूँ, मैंने पूरा प्रेमाश्रम बता दिया आपको, आप इसमें सारी चीजों को फिट कर सकते हैं। जिसने गोदान पढ़ा है, वहां का सामंतवाद, वहां का पूंजीवाद, वहां की सूदखोरी, वहां के किसानों की दशा, वो सब आप इसमें भी फिट कर सकते हो। प्रेमाश्रम में भी चीजें सारी एक ही जैसी होती हैं। क्या है,
चीजें सारी एक ही जैसी होती है, उनमें कैरेक्टर्स बदल गए, चीजें बदल गई, ठीक। तो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज की जरूरत होती है। यहाँ पर आपके कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर जीएस के होते हैं, और जी इसमें 2 पेपर आपके होंगे किसके? ऑप्शनल के, ठीक है। और एक होएगा एसए का पेपर, एसए। तो ये कितने नंबर हो गए? 4 पेपर यानी 1000 नंबर, 1000 नंबर। यूपीएससी की बात करें, यूपीपीसीएस में 800 नंबर, कितने? 800 नंबर। और 2 ऑप्शनल, यहाँ पर 500, मतलब 2 ऑप्शनल नहीं, 2 पेपर एक ऑप्शनल के 500, और यहाँ पर 400 नंबर के, 200 नंबर के। और ऐसे यहाँ पर कितने का हो गया आपका? यहाँ पर हो गया आपका ऐसे 250 नंबर का यूपीएससी में, और यहाँ पर हो गया आपका ऐसे 150 नंबर का। अब आप ऐसे को कहोगे मैं एक दिन में पढ़ लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे आप कह रहे हैं ना कोटेशन, कोटेशन आप ऐसे में यहाँ से भी यूज कर सकते हो। जब आप शासन की बात करोगे, लोकतंत्र की बात करोगे, तो धनिया क्या कह रही है? धनिया कह रही है कि खा खा के इन्होंने इतना पेट फैला लिया है लोगों ने, इन्हें सुराज चाहिए, सुराज यानी स्वराज चाहिए। ये कौन सी बात है? ये 1936 की बात। 1936 में स्वराज की मांग हो रही थी। तिलक पढ़ा होगा, तिलक जी पढ़े होंगे आपने इतिहास में। तो ये सारी चीजें आप वहां से लेकर वहां यूज कर लो, समझ रहे ना। जब आप पढ़ेंगे मैला आंचल, जब आप पढ़ेंगे मन्नू भंडारी जी का जो है आपका महाभोज, तो यहाँ पर आप उन सारी चीजों को देखेंगे, वो रिफ्लेक्ट होंगे आपसे। जब आप जो चीजें आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको याद आती हैं। 275 नंबर का यूपीएससी इंटरव्यू पूछता है आपसे, 275 बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सारी चीजों को रिलेट करके, इसे एक शब्द होता है इंटर रिलेट। इंटर रिलेट, इंटर रिलेट का मतलब होता है कि जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यानी कि राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आप इसे हिस्ट्री से अलग करके पढ़ लें। हिस्ट्री में ही तो पहले, हिस्ट्री में तो कंपनी पढ़ेंगे ना आप, ताज का शासन, क्राउन का शासन कहाँ पढ़ेंगे? यही पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ पढ़ेंगे? उनको रिलेट करेंगे पॉलिटी में, समझ रहे? जब आप ये पढ़ रहे हैं, जब आप कहीं का एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट पढ़ के ही आप इसे ज्योग्राफी से रिलेट करेंगे। इन सारी की सारी चीजों का इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? इकोनॉमी पे पड़ता है। इकोनॉमी, भाई कहाँ का इतिहास कैसा रहा है, भाई पठार जिधर होंगे वहां की हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे उनका विकास हुआ, वहां पर क्या ज्योग्राफी है, क्या क्या क्रॉप पैटर्न होगा, क्या क्या फसलें होगी, दिस इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी। तो प्लीज बी फोकस कि आपको सारी चीजों को अंतर संबंधित करके पढ़ना है। तो हिंदी जब भी आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शनल को ये ना सोचे कि व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट गोदान, तो वी कैन इलिमिनेट द प्रेमाश्रम, वी कैन इलिमिनेट द सेवा सदन। हमें यहाँ पर प्रेमचंद जी को समझने के लिए सारी ही चीजों को समझना होगा। यानी कि कोई भी विषय, कोई ले लीजिए आप, ठीक है। कोई सोचे कि अरे हिंदी लेके गलती तो नहीं कर ली, कोई भी विषय ले लीजिए, पढ़ना आपको कुछ इसी प्रकार से पड़ेगा, ठीक है। किताबों के नाम संजय, अभी हम बच्चे यहाँ पर इतिहास ये पढ़ रहे हैं, उपन्यास तो आप 4 उपन्यास खरीद लीजिए। एक तो गोदान ले लीजिए, प्रेमचंद जी का है, ठीक है। अभी फिलहाल ये पढ़ रहे हैं तो आप इसको ले लीजिए। एक ले लीजिए आप महाभोज, महाभोज किनका है? सारी किताबें एक साथ मत लाइए, फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। मन्नू भंडारी जी का है। एक ले लीजिए दिव्या, दिव्या किनका है? यशपाल जी का है, यशपाल। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो ये 4 आ जाएंगे आपको। मैला आंचल, मैला आंचल ये रेणु जी का है, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। ये 4 उपन्यास ले लीजिए किताबों में फिलहाल। ये मैं फिलहाल की बात बता रही हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आप लेते रहना, कोई परेशानी थोड़े, आज ही लाओगे फिर नहीं आएगा वहां से सामान, है। समझ में आ रही मैं क्या बता रही हूँ? चलिए आगे लिख लेते हैं, आगे चल देते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। समझ आ रही है चीजें संजय जी?
किसी को कोई समस्या? चलो लिखिए, कर्म भूमि, इनका एक उपन्यास है कर्म भूमि। कर्म भूमि उपन्यास में भी प्रेमचंद ने किसानों के अत्याचार, किसानों पर किए गए अत्याचार, एवं शोषण को दिखाया है, एवं शोषण को दिखाया है, एवं किसानों के द्वारा अपने शोषकों के प्रति, अपने शोषकों के प्रति आंदोलनों को भी परिलक्षित किया गया है, परिलक्षित किया गया है। परंतु प्रेमचंद के ऊपर गांधी जी एवं बुद्ध का प्रभाव इतना अधिक था कि कर्मभूमि में के अंत में आदर्शवाद उनके आड़े आ जाता है, आड़े आ जाता है। यानी कि यहां पर भी कर्मभूमि उपन्यास में भी प्रेमचंद नहीं बच पाते हैं अपने ऊपर इस प्रभाव से। अर्पिता सिंह जी या जितने भी बच्चे यहाँ पर, हाँ बिल्कुल अंकुश, उससे पहले ही करने की पूरी कोशिश करी जाएगी, दिसंबर से पहले, ठीक है। आप परेशान मत होइए, अभी फिलहाल पढ़िए, अभी आपको मेरे से ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, आपको मेरे से ज्यादा पढ़ना है, ऐसे खत्म नहीं होगा। ऐसे अगर आप सोचे कि खत्म हो जाएगा तो नहीं होगा भाई। ठीक है, जब तक आप कहानियां नहीं पढ़ेंगे, आप यहाँ पर चीजों को नहीं पढ़ेंगे, तो मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगी, है ना। तो जो सिलेबस में चीजें हैं, जो सिलेबस में रचनाएं हैं, एटलीस्ट उनसे गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। रंगभूमि नहीं पढ़ना, कर्मभूमि नहीं पढ़ना, गबन नहीं पढ़ना, बट जो सिलेबस में है वो तो पढ़ना है ना, ठीक है। लिखिए, ठीक है भाई। हम्म,
डन, लिखिए। पुराने स्टूडेंट्स को पता है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। कर्म भूमि, कर्म भूमि जो है 1932 की रचना है और इसका जो नायक है उनका नाम है अमरकांत, अमरकांत। अब कर्म भूमि में कई तरीके की समस्याएं पैरेलल चल रही हैं, जैसे किसानों का शोषण, जैसे आप यहां पर देखेंगे जाति और धर्म को लेकर भेदभाव, जैसे आप यहां पर देखेंगे आर्थिक विषमता। तो हमारे जो अमरकांत जी हैं वो समाज सुधारक हैं, समाज सुधार का कार्य करते हैं और समाज सुधार का कार्य करते हुए ये हरिजन सुधार पर भी बल देते हैं। हरिजन सुधार, इनको आर्थिक विषमता को कम करना है, आर्थिक विषमता को कम करना है। ये एक गांव में जाकर के बस जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, गांव में इनको लगता है, नहीं भाई, इनको लगता है कि गांव में जो अपने आसपास के लोग हैं या जो लोग हैं गांव में रहकर ही उनकी सेवा की जा सकती है, ही उनकी समस्याओं को कम किया जा सकता है, ऐसा इनको लगता है। तो उसी बीच यहाँ पर एक मुस्लिम लड़की है सफीना से प्यार भी दिखाया जाता है इसमें उसका, और अंत में हृदय परिवर्तन है ना की घटना, सभी को सुख संपत्ति टाइप का ये सब कर देते हैं इसमें, कर्म भूमि में, ठीक है। ये कर्म भूमि है, 1932 की रचना है। तो इसमें भी इन्होंने यहाँ पर इन चीजों को दिखाया है, राइट। अब अगर हम आगे आए कि गोदान में हमने अभी देखा भाई, कर्म भूमि में भी दिखाया है इन्होंने, हमने अभी देखा यहाँ पर कि इसमें जो है प्रेमाश्रम में भी बहुत सारी समस्याओं को दिखाया है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे सेवा सदन में क्या होता है, सेवा सदन में जो सुमन है वहां की जो कैरेक्टर है, सुमन का पति बहुत एकदम बदतमीज काइंड ऑफ है ना, और वो उसको मारता है पीटता है। अब सुमन के सामने दो जो है ऑप्शन है। सुमन सोचती है कि प्रत्येक ऐसी महिला जैसी मैं हूं, ऐसी महिलाओं के पास में दो ही विकल्प होते हैं, एक तो वेश्यावृत्ति को अपना लेना, यानी कि या तो प्रोस्टिट्यूशन का काम कर ले या फिर क्या करे, या फिर मर जाए, आत्महत्या कर ले, है ना। तो उसके रेफरेंस में प्रेमचंद के द्वारा एक निष्कर्ष दिया जाता है कि ऐसी महिलाओं के लिए एक सेवा सदन करके होना चाहिए, जैसे वैश्याओं के लिए सेवा सदन या ऐसी दुखी तड़पित व्यक्तियों के लिए। क्योंकि आपने भी देखा होगा हमारी सोसाइटी जो प्रोस्टिट्यूशन के काम में आ जाती हैं लड़कियां, अब उसके पीछे कई कारण हो जाते हैं। जैसे कोई किसी को बेच आता है, छोटे बच्चों को आप झारखंड ओडिशा आदि की लड़कियों को देखेंगे, वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, और दिल्ली वगैरह मुंबई वगैरह के बहाने से कई सारे ऐसे पुरुष उनको घरों से गांव से निकाल लाते हैं और बाद में आकर के उनको घरों में बेच देते हैं। और कई जगह पर तो वो अच्छे घरों में डोमेस्टिक कामों के लिए चली जाती है, कई जगह वो प्रोस्टिट्यूशन बन जाती है, उनको और आगे बेच दिया जाता है। आप देखेंगे नेपाल आदि से कई सारी लड़कियां, कई सारी इस तरीके की लड़कियां जो काफी गरीब पृष्ठभूमि से आती हैं, उनको बेच बाचकर उनसे शारीरिक उनका शोषण, बलात्कार, रेप आदि की घटनाओं से उनको जो है देखा जा सकता है। हमारे समाज की जो प्रवृत्ति है उसमें लड़कियों की ही गलती मानी जाती है, उनके पहनावे को लेकर के, रात को क्यों गई थी को सवाल बना करके। कई बार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम समाज भी देता है, और वो लड़की जो शारीरिक रूप से शोषण हुआ है जिसका, उसको मानसिक रूप से और ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है पुलिस से लगाकर, डॉक्टरों के द्वारा। और जब वापस वो अपने समाज में आती है तो उसको अपनाने के नाम पर कोई भी नहीं होता है। कई बार तो घर वालों को भी देखा गया है कि वो भी उसे बाइकआउट कर देते हैं, और जब घर वाले बाइकआउट कर देते हैं तो इस स्थिति में कई एनजीओ उसका साथ देती हैं, या कोई ऐसे समाज कल्याण नारी केंद्र टाइप के जो संस्थाएं खुली हुई हैं वो। तो इन्हीं नारी निकेतन टाइप की जो संकल्पना थी ये दी थी कहां पर, प्रेमचंद ने सेवा सदन में, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। कर्म भूमि की रूबी, ये कोटेशन नहीं डाली बच्चे मैंने, कोटेशन होती है जैसे जैसे होरी कहता है कि जब जमींदारों के पैरों के नीचे हमारे
जो है गर्दन दबी हो तो उन्हें सहलाने में ही कुशल है, क्योंकि पैरों में अगर ऐसा चुटकी काटेंगे चिमटी तो और पैर दबाएंगे नहीं। तो यानी कि जो उपन्यास में लिखा है, जब हम उन लाइनों को एज अ रेफरेंस कहीं पर लिखते हैं तो वो कोटेशन कहलाती है। ठीक है रूबी, ये चीज समझ में आई है ना? ओके जी, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। डेली क्लास 1 आवर की ही हो पा रही है, कुछ कीजिए। 12 से वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाता है, 12 से वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो जाता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। 11 से 1 तो हमारा समय है, 12 से नहीं, 1 से नहीं होगा वो। अगर होगा तो हम उसको वहां पर जो है उसको समय को चेंज कराएंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए उसके लिए। ओके, आप परेशान मत होइए। चलिए गोदान, गोदान में जमींदार का शोषण, गोदान में जमींदारों का शोषण प्रेमाश्रम से अधिक है। ठीक है, और यहां पर आदर्शवाद भी नहीं थोपा है, गोदान में आदर्शवाद भी नहीं थोपा है। ठीक है, किसानों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं कर्म भूमि से अधिक है। धर्म, धर्म जाति के नाम पर, धर्म जाति के नाम पर समस्याएं सेवा सदन एवं निर्मला से भी अधिक प्रतीत होती हैं। ठीक है, लिखे एवं महाजनी प्रथा, महाजनी प्रथा का एक उच्च रूप, चरम रूप लिख लीजिए, चरम रूप कर्म भूमि की तुलना में गोदान में अधिक परिपक्वता के साथ दिखाई देता है। उपन्यास के किसी भी हिस्से में, है ना, किसी भी अंश में राय साहब या अथवा लिख लीजिए, अथवा मिस्टर खन्ना का हृदय परिवर्तित होते हुए नहीं दिखाया। अब आपको ये चीजें समझ में आई होंगी थोड़ी बहुत, जिसको नहीं आई वो बताएं कि मैंने क्यों तो यहाँ पर निर्मला का नाम लिखा, क्यों यहाँ पर मैंने सेवा सदन लिखा, क्यों मैंने कर्म भूमि लिखा, और क्या लिखा, प्रेमाश्रम लिखा।
यानी कि यहाँ पर एग्जामिनर के मन में एक सवाल उठ गया होगा कि अरे वाह, कर्म भूमि भी पता है, गोदान भी पता है, सेवा सदन भी पता है, सब पता है, कैसे तुलना करी है, कैसे तुलनात्मक रूप से उस चीज को लिख दिया है, वो चीज यहाँ पर इनको सब पता है। हमारे जो लिखने वाले हैं, साल जो एग्जाम लिखा है जिन्होंने, उनको सारी चीजें पता है। वाह, कैसे जोड़ा है। तो ये चीज आपको वहां पर शो करनी है। शो ऐसे ही नहीं करनी कहीं भी कुछ भी ठूस दिया है। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। डन। लिख लिया। चलिए, डन। लिखिए। ना ही तो हमने इसमें ये देखा कि जो वहां पर मिल मालिक जो मजदूरों का खून चूस के बने हुए हैं, मिस्टर खन्ना, जो राय साहब है, मिस्टर खन्ना के बारे में राय साहब ही एक बार कहते हैं कि एक कलर था मामूली सा, आज देखो कितनी बड़ी मिल का मालिक। राय साहब ने होरी जैसे न जाने कितने किसानों से लगाने ले लेकर इतना बड़ा घर बार, नौकर चाकर सब बना। हाँ भाई देखो, अब आ गई होगा क्लास में, देखो नेटवर्क वगैरह आ गया होगा, उसकी दिक्कत हो गई थी कुछ। देखिए एक बार आया नेटवर्क। अर्पिता जी, एक बार कोई बच्चा, प्रगति जी, हाँ जी प्रगति, उपन्यास खरीद लो गोदान। ठीक, एक बार बताएं मुझे, क्लास चल रही है क्या? क्लास चल रही है क्या? एक बार बताएं भाई, पता नहीं कौन सी दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, अब थोड़ा सा बताएंगे मुझे। क्लास चल रही है, क्लास दिख रही है? हम्म, बताएं बताएं बताएं। एक मिनट, आई विल चेक दैट। चालू हो गई? ओके जी, ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक। बाकी बाकी स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि प्रेमचंद ने जो किसानों का शोषण, जो महाजनी प्रथा को जो स्ट्रॉन्ग, और शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन, जाति, धर्म, सिलिया के मसले में आप देख लीजिए, इतना ज्यादा गोदान में दिखाया है कि अभी तक की जितनी भी रचनाएं थी, अभी तक की जितनी भी रचनाएं थी, उन सभी में सबसे अधिक अगर कहीं पर शोषण है तो वो शोषण गोदान में है। वो शोषण कहां पर है? वो शोषण गोदान में है। समझ आई बात? वो शोषण गोदान में दिखाया गया है, जिसको अंततः किसी भी हृदय परिवर्तन आदि से बदला नहीं गया। और वो शोषण इतना ज्यादा है
कि हमारे इस उपन्यास के सबसे जीवंत चरित्र होरी, सबसे जिजीविषा रखने वाले चरित्र होरी, जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा रखने वाला, बहुत ही जीवंत व्यक्ति। होरी को अंततः मर जाना पड़ता है, होरी को अंततः अपनी बिटिया बेचनी पड़ती है क्योंकि उसकी शादी के लिए उसके पास पैसा नहीं था। होरी एक असामी था, होरी के पास जमीनें थी। होरी आज इतना मजबूर है कि होरी दूसरे के खेतों में काम कर रहा है। होरी दूसरों के खेतों में काम कर रहा है। होरी एक मजदूर बन चुका है। आज होरी काम करते समय लू से प्रभावित हो गया और होरी अब बिल्कुल मरने वाला है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। कोई जाओ धनिया को बुलाओ, कोई दौड़ा हुआ गांव की तरफ जाता है, धनिया को बुला करके लाता है। धनिया और होरी ने अपने वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में कोई सुख नहीं देखा। 5-6 बच्चे हुए जिनमें आज 3 जिंदा हैं, बाकी मर गए। कोई पैसा होता तो दवा करा लेती। धनिया आज कह रही है अगर आज मेरे पास पैसा होता तो मैं होरी को डॉक्टर को बुलवा लेती, होरी के लिए डॉक्टर को बुलवा लेती। पैसा न दमड़ी, डॉक्टर को कैसे बुलाऊं। होरी कहता है धनिया कहा सुना माफ करना, अब हम चल रहे हैं, बस इतनी ही लिखी थी। धनिया की आंखों में आंसू हैं, होरी की आंखें नहीं खुल रही, फिर भी होरी की दोनों कोरों में आंसू हैं। होरी कहता है कि अब हम चल पड़े। धनिया कहती है ऐसा ना कहो, मुंह पे हाथ रख लेती। अब होरी का अंत समय है, होरी का अंत समय अब आ ही चुका है। ठीक है, चलिए जी, यहां तक की चीज लिख लिया आपने, लिखिए इसमें, लिखिए 1936 में लिखे गए, 1936 में प्रकाशित उपन्यास गोदान, गोदान में 1936 में प्रकाशित उपन्यास गोदान में किसानों का इतना शोषण हुआ, किसानों का इतना शोषण दिखाया जाता है, दिखाया जाता है, जिससे उनका भविष्य अंधकार में है, अंधकारमय है, अंधकारमय है। और ये कहने में अतिशयोक्ति ना होगी, और ये कहने में अतिशयोक्ति ना होगी, अतिशयोक्ति न होगी कि गोदान के बाद, गोदान पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों का किसानत्व, किसानों का किसानत्व, किसानों का किसानत्व खो गया है। यानी कि 1936 में पब्लिश हुए इस उपन्यास को पढ़कर के इतना दुख, इतना मार्मिक उपन्यास है, ऐसा चित्रण किया गया है कि मीठे पानी को के लिए घर में न शक्कर है न चीनी है। उसकी छोटी बेटी होरी की अपनी चाची के घर से कुछ आटा लेकर के आते हैं, उसी से रोटी बनाते हैं। होरी ने जाने जब गोबर छोटा सा था तब एक कंबल खरीदा था। पोह की इतनी भयंकर सर्दी जनवरी फरवरी के दिन जाड़े के कटते नहीं हैं,
नीचे पुलाई बिछाई हुई है, उस पर हमारे देश का किसान सोता है। किसान जितनी मेहनत दुनिया में शायद ही कोई करता हो, जमीन का गर्भ फोड़ करके, धरती का गर्भ फोड़ करके फसल उपजाता है। शायद ही कोई इतनी मेहनत इस दुनिया में करता हो जितनी किसान करते हैं, जितनी किसान करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि किसान के पास सोने पहनने के लिए भी पैसा नहीं है, तो फिर उस किसान की जिंदगी क्या रह गई। ठीक, तो इतना दुखी और तड़पित हमारे देश का किसान उस समय दिखाया गया है। इस चीज को आप यहां पर देखें। ठीक है, यहां पर अब आप में से कुछ छात्र होंगे जो क्लास कर रहे होंगे संजय सर की। मैं कल संजय सर से बात कर लेती हूँ। क्या है, मुझे मेल आप इस पर करेंगे, मुझे मेल आप इस पर के करेंगे monika.exampur, जिनको भी दिक्कत है, जिनको भी कोई बात है, @gmail.com। कल हमारी क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी आगे रहेगी। ठीक है, थोड़ी सी आगे रहने का मेरा मतलब होगा कल के लिए मैनेज कर लीजिए। मेरी यूट्यूब पर क्लास है एक, है ना, मेरी यूट्यूब पर क्लास है, इसलिए हमारी क्लास की टाइमिंग कल रहेगी। एक बार आप वो देख लीजिएगा, चेक कर लेना उसको। मैं संजय सर से बात कर लूंगी। कल के लिए हम 1 बजे क्लास लेंगे, 1 PM। कल के लिए होगी ये, क्योंकि यूट्यूब पर मेरी क्लास है एक। तो कल हम 1 PM पढ़ेंगे आपसे, कल हम 1 PM पढ़ेंगे आपसे। ठीक है बच्चे, ये चीज है। कल हम 1 PM पढ़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे क्लास को, क्योंकि यूट्यूब पर मेरी क्लास है कल। तो उसके बाद हम 1 PM से इस क्लास को रख लेंगे। ठीक है, आप सभी को बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो चीजें समझ नहीं आई मेल करके पूछ लीजिए। धन्यवाद आप सभी का। कल हम महाकाव्यात्मकता पढ़ेंगे इनकी, या मार्क्सवाद का प्रभाव पढ़ेंगे। इस पर कितना है उपन्यास पर मार्क्सवाद का कितना प्रभाव आ जाता है।